गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर सेकंड जो था पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो हमारे ऑलरेडी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब दोबारा से उसको बनाना, ठीक है। अब पार्टनरशिप जो है वो हमने पढ़ा था कि इज़ ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो जो हमारी पार्टनरशिप है वो क्या है, एग्रीमेंट के बेस पे हमारी पार्टनरशिप होती है। जैसे ही हमारा जो काम है ख़त्म होता है या फिर हम कुछ चेंज करते हैं तो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो जैसे ही नया एग्रीमेंट बनाओगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ आ गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से चेंज करके सेटअप करना। जैसे आपका एग्रीमेंट चेंज होगा उसी टाइम पे क्या होगा, आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। अब ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है किस किस कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आपके जो पार्टनर्स हैं अगर उनका रेशियो जो है वो चेंज हो जाए, लाइक ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2, बट फ्यूचर में ये चाहते हैं कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1, ठीक है। तो 2:1 करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट को ख़त्म करके एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, तो वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड कंडीशन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है उसको कुछ पार्टनरशिप फर्म में से हिस्सा दिया जाता है। जो हिस्सा दिया जाएगा तो बाकी पार्टनर्स का जो शेयर है वो भी कम होगा या चेंज होगा। तो जो चेंज होगा उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है आपका, मान लो ए और बी है, इक्वली बांटते हैं प्रॉफिट और लॉस को, ठीक है। और आपका एक सी पार्टनर आ गया, वो 1/4 शेयर के लिए आ गया। अभी जो 1/4 शेयर है ये कहाँ से लेगा, इन दोनों से ही तो लेगा, ठीक है, इस फॉर्म में से ही तो लेगा। इससे क्या होगा, इनका एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा और इनका रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट, कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 1:3। अब इसमें से जो है आपका है सी रिटायर हो गया और इन्होंने क्या किया, फ्यूचर में जो है इनका जो रेशियो बचा है उसमें ही शेयर करेंगे। तो पहले जो इसका हिस्सा था वो कितना आ रहा था, 1/6 बिफोर रिटायरमेंट। पर अब जब सी चला गया तो अब इसका हिस्सा कितना बच गया, 1/3, ठीक है। तो ये भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या हुआ, आपकी जो रेशियो चेंज हो जाता है, ये सारा जो है आपकी पार्टनरशिप फर्म चेंज हो रही है, प्रॉफिट का बंटवारा चेंज हो रहा है, उस कंडीशन को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फोर्थ आता है आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ के केस में भी यही चीज़ है, 1:3 का ही रेशियो मान लो, ठीक है। आपका सी जो है उसकी डेथ हो गई तो जो बाकी बच्चे उन्होंने ये सोचा कि हम आगे फ्यूचर में इक्वल इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट को, तो क्या हुआ, पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। फिर है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। 2 पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो आपस में अमलगमेशन मतलब मिल गई हैं किसी काम के लिए। जैसे ए और बी हैं, रेशियो है इनका 2:1, ठीक है। एक फर्म है सी एंड डी, इनका रेशियो है 3:1। ये दोनों कॉम्पिटिटर फर्म्स हैं। कॉम्पिटिटर मतलब जिनमें प्रतियोगिता होती है। अब ये सोचें कि कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं, हम दोनों फर्म्स इकट्ठे मिल जाएंगे तो हमारी जो फर्म है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और मार्केट में ज़्यादा शेयर ले सकती है। तो ये क्या हुए, दोनों फर्म्स मिल गई तो अब आपके पार्टनर्स कौन हो गया, ए बी सी और डी, ठीक है। रेशियो 2:1:3:1। इससे क्या हुआ, एक तो इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक इसका हो गया, दोनों के मिलने से एक नई फर्म बन गई ये, ठीक है। तो ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का पुनर्गठन, दोबारा से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया है। तो ये तो टॉपिक था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कौन कौन सी कंडीशंस में होता है। इसके अलावा है
एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं उस समय हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस होता है किसी चीज़ के लिए त्याग करना और गेनिंग होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब होगा? आपने अपने हिस्से में से कुछ पार्ट किसी और को दे दिया, ए है और बी है। ठीक है, या तो आपका रेशियो चेंज हुआ, उस कंडीशन में क्या हुआ, आपने कुछ हिस्सा दूसरे को दे दिया, या कोई नया पार्टनर आया तो आपने अपने हिस्से का कुछ पार्ट उसको दिया। तो दोनों कंडीशंस क्या होती हैं सेक्रीफाइस की। सेक्रीफाइस कब होगा? या तो आप अपना कुछ नहीं कर रहे, नया पार्टनर नहीं आ रहा, आपने अपना रेशियो चेंज किया है, रेशियो चेंज करने से आपने क्या किया, कुछ हिस्सा आपका किसी और को दे दिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ सेक्रीफाइस। या फिर कोई नया पार्टनर आया, उसको अपना हिस्सा कुछ दिया पार्ट, तो हो गया सेक्रीफाइस। सेकेंड कंडीशन आती है गेन की। ए एंड बी रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज होने से बी को फ़ायदा हो गया। ठीक है, प्रॉफिट उसके बढ़ गए, तो ये क्या हो गया आपका गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में कुछ कंपनसेशन पे करेगा, चाहे वो गुडविल में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो वो गेनिंग पार्टनर आपको कंपनसेशन देगा। तो किसी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने से अगर किसी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो होगा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, सेकंड, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो सी है आपकी फर्म का तीसरा पार्टनर, उसकी रिटायरमेंट या डेथ हो रही है, तो उसके जाने से उसका हिस्सा ख़त्म होने की वजह से जिसको फ़ायदा होगा वो होगा गेनिंग पार्टनर, और जिसको नुकसान होगा वो होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, रेशियो निकालने का तरीका दे रखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। ओल्ड रेशियो, जैसे मान लो 2:1 है। ठीक है, ये हो गया, और फिर इन्होंने कहा कि बाद में हम अपना रेशियो चेंज करके 3:1 कर लेंगे। तो दिस इज़ ओल्ड रेशियो एंड दिस इज़ न्यू रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग निकालने, सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। फिर चीज़ आती है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ये एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे जो एडजस्टमेंट करेंगे वो है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल जो है क्या होती है, फर्म की गुड रेपुटेशन, गुड नेम जो होता है उसको हम गुडविल कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स दिए हुए हैं। गुडविल को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अगर आपके कुछ प्रॉफिट्स हैं पहले के या कुछ रिजर्व हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है या चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हम इनका भी बंटवारा करते हैं। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमारा पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, हम नए एग्रीमेंट को लेके आ रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन, मतलब दोबारा से उनकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि आज की तारीख में उनकी क्या वैल्यू है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे अपने अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये सारी थी हमारी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब जो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो का। सेक्रीफाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2। ये कह रहा है ABC पार्टनर्स हैं जिसका रेशियो है 3:1। ठीक है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड, और फ्यूचर में जो चीज़ होगी वो होगी न्यू। इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। रेशियो चेंज होने से कौन से पार्टनर को गेन होगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, वो कैलकुलेट करना है। ये हमारा हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, ओल्ड रेशियो है 3:1 और न्यू रेशियो है 2:1। ठीक है, पहले निकाल लो ए का। 3/6 ओल्ड रेशियो, न्यू कितना है, माइनस करना है 2/5। इसी तरीके से बी का
2/6 माइनस 2/5। सी का 1/6 माइनस 1/5, तो ये हमारे पास आएगा 15 माइनस 12 डिवाइड बाई 30। 30 आपका ये बेस आ गया, फिर आएगा 10 12, ये आएगा 30 और 5 माइनस 6। अब देखो जो चेंज हुआ, पहले ज़्यादा था अब कम है, तो मतलब इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। जिसका न्यू रेशो कम है वो सेक्रीफाइस ही है, क्योंकि पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेकंड जो है आपका 2/30, पहले कम मिल रहा था अब ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको क्या हो गया, गेन। तीसरा है 1/30 गेन। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो सेक्रीफाइस होगा वो गेन के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, क्योंकि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है गुडविल। गुडविल होती क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। गुडविल क्या है, गुडविल है गुड नेम, मतलब कंपनी की अच्छी रेपुटेशन, और द रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। फर्म ने जो अपने मेहनत से, अपने अच्छे काम से जो रेपुटेशन अर्न की है उसे हम बोलते हैं गुडविल। जैसे फर्म है, अच्छी सर्विसेज देती है, अच्छी सर्विस मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, वो प्रोडक्ट्स कौन लेता है, कस्टमर लेता है। कस्टमर सेटिस्फाई होता है, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो वो क्या करता है, बार बार उस चीज़ को ख़रीदना शुरू कर देता है उसी फर्म से। बार बार ख़रीदेगा तो मतलब फर्म के लिए क्या हो गया, लॉयल हो गया। अगेन एंड अगेन, अगर कोई आपको चीज़ पसंद आती है मार्केट में और आप एक ही दुकान से उसी चीज़ को बार बार ख़रीदते हो, तो आप उस फर्म के लिए क्या हो गए, लॉयल हो गए। आप उस चीज़ को ख़रीद रहे हो तो उसकी सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ओवरऑल क्या होगी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो गुडविल कौन सी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, बस हम ये कहते हैं इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, इट मीन्स उसकी गुडविल अच्छी है। और वो किसके बेस पे होती है, आपकी मेन प्रॉफिट के बेस पे होती है। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other firm in same trade। गुडविल जो है रेपुटेशन है फर्म की, जो किसी भी फर्म को हायर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। मान लो ए और बी दो कंपनीज हैं या दो फर्म्स हैं अलग अलग, ये कमा रही है नॉर्मल प्रॉफिट, इसके कंपैरिजन में अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, मान लो ये 1 लाख कमा रही है और ये 1,20 कमा रही है प्रॉफिट, तो ये है इसकी रेपुटेशन क्या होगी, हाई होगी। इसकी रेपुटेशन क्या होगी, इसकी गुडविल क्या होगी, हाई होगी, अच्छी होगी। कंडीशन क्या है, दोनों का जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कंपैरिजन किसके बीच में होगा, हमेशा सेम ट्रेड वालों के बीच में होगा। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ गुडविल। इसके बाद है गुडविल की फ़ीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। गुडविल जो है एक है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो है इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, जैसे आपकी बाकी चीज 3 और होती है इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, और चौथी चीज़ होती है आपकी गुडविल। ठीक है, फिर है इट इज़ वैल्यूएबल एसेट। ये एक वैल्यूएबल एसेट है, ये नहीं है कि दिख नहीं रही तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूएबल एसेट है। जब भी हम इसको बेचते हैं, फर्म को बेचते हैं, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो आप क्या कर पाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाओगे अच्छी रेपुटेशन के बेस पे। अभी आपको बताया आपकी रेपुटेशन अच्छी है, लोग आपसे चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, बार बार ख़रीदेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो और प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो गुडविल अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, आपकी गुडविल की जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहती कभी भी, वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आपके प्रॉफिट्स चेंज होंगे, मार्केट कंडीशंस चेंज होंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी गुडविल में भी चेंज आता रहेगा, गुडविल की वैल्यू में चेंज आता रहेगा। वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। हम गुडविल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, गुडविल की ओवरऑल वैल्यू ही क्रिएट होती है।
या तो आप पूरा बिज़नेस बेच रहे हो, ख़त्म कर रहे हो बिज़नेस को, तब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या एडमिशन के टाइम या फिर रिटायरमेंट के टाइम, किसी पार्टनर के आने पर, किसी पार्टनर के जाने पर, या बिज़नेस के बेचने पर या ख़त्म होने पर। डिफ़िकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। गुडविल की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते। रीज़न, क्योंकि ये क्या है, आपकी चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, और ये हमारे बिज़नेस की जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो बोल सकते हैं एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अब गुडविल जो है एक ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, या फिर बोलो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। आपकी जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट तो है, बट फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब कृत्रिम संपत्ति, ठीक है। क्यों? फिक्टिशियस एसेट्स जो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू ज़ीरो होती है, जबकि गुडविल जो है उसकी वैल्यू होती है, पर जब आप उसको बेचोगे तब। दोनों में डिफरेंस है, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस में। इंटेंजिबल की तो वैल्यू होती है, फिक्टिशियस की तो वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी, या इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट बोल सकते हो, गुडविल से रिलेटेड था। फिर जो हमारी गुडविल है वो दो तरीके की होती है, या फिर हम बोलें क्लासिफिकेशन करेंगे गुडविल का, तो हम क्या करेंगे, उसका दो पार्ट में कर सकते हैं। एक होगी परचेज्ड, एक होगी सेल्फ जनरेटेड, या फिर इनहेरेंट। इनहेरेंट, सेल्फ जनरेटेड, मतलब जो चीज़ खुद की गई है, फर्म के अंदर हो रही है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट। जो आपने खुद कमाई है गुडविल, वो होगी सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड गुडविल क्या होती है, जब आपने कोई बिज़नेस किसी से लिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हमारी गुडविल। जैसे आपने जो फर्म ली, आपने कैसे फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स में से लायबिलिटी घटाने के बाद जो आपकी बचती है वैल्यू, वो होती है नेट एसेट्स, आपकी फर्म की नेट एसेट्स, ठीक है। इन नेट एसेट्स पे आप कुछ पेमेंट करते हो, जो सामने वाली फर्म है वो आपसे कुछ पैसा मांगती है, परचेज कंसिडरेशन, तो ये होती है हमारी, ये परचेज़ कंसिडरेशन हमारी गुडविल होती है, जो हम चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं। दोबारा से बता रही हूँ, परचेज का, जब हम कोई नया बिज़नेस खरीदते हैं किसी और से, जो सेटअप बिज़नेस है, उसको हम बिज़नेस को हम पहली बार ख़रीद रहे हैं, तो जब हम ख़रीदते हैं तो हम उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज़ को लेस करने के बाद जो हमारी नेट एसेट्स बचती हैं, उन पे जो हम पैसा देते हैं, जैसे हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर जो हम परचेज़ कंसिडरेशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ये जो परचेज्ड गुडविल है, ये हमारी बैलेंस शीट में आती है, एसेट साइड में आती है, ठीक है जी। सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल जो होगी, जो बिज़नेस के अंदर ही है, और बिज़नेस क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक मेहनत करके इसको कमाता है, वो होती है हमारी इनहेरेंट गुडविल। अब बात आती है कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करोगे। मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है ये बिल्कुल इजी है कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो मेथड यूज़ में आता है वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होता है औसत जो आपका लाभ है, इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज़। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, फर्म की गुडविल निकालते हैं। गुडविल के लिए एक तो चीज़ चाहिए एवरेज प्रॉफिट, और एक चीज़ चाहिए नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़। इस कंसेप्ट का मतलब है, मान लो हमारा बिज़नेस है,
उसकी हमें गुडविल निकालनी है। तो हमने पिछला, हम ये मान के चलते कि पिछले 2 या 3 साल या 1 साल 1.5 साल जो हमारा प्रॉफिट हुआ है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, उतना ही हमें आगे होगा। तो हम इसको लेते हैं 2 और 3 ईयर्स या 1.5 कुछ भी हो सकता है क्वेश्चंस में बस, पर इससे ज़्यादा हम ज़्यादातर नहीं लेते। तो नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज होगा जो भी हम इस पिछले कुछ टाइम में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि अगला जो प्रॉफिट होगा हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट, वो किस पे बेस्ड होगा, लास्ट प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं, लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट हैं उस पे बेस्ड होगा। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली चीज़ जो हमारे नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें से हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को चाहे, या सॉरी एबनॉर्मल लॉस को चाहे तो उसको। ये क्यों किया, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में हमारे एबनॉर्मल इनकम भी आ गई, एबनॉर्मल लॉस भी आ गया, पर हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो रेगुलर होता है। और एबनॉर्मल चीज़ का मतलब जो कभी कभार होता है, एबनॉर्मल नॉर्मल होता है जो डेली रूटीन में होता है, एबनॉर्मल जो कभी कभार होता है, जैसे आग लग गई तो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, चोरी हो गई वो एबनॉर्मल लॉस है, कहीं से अचानक से पैसे आ गए, किसी लॉटरी से पैसे आ गए, कुछ भी आ गया तो एबनॉर्मल इनकम है। तो हमें ऐसी चीज़ों को नहीं लेना। इन चीज़ों को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो हमने इसमें एबनॉर्मल इनकम तब जोड़ी थी उसको अब हम लेस कर देंगे, और जो लॉस घटाए थे उनको ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएंगे उस साल के। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, कोई किसी इन्वेस्टमेंट से आपके पास इनकम है, शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। क्यों, इसको भी हमें क्या करना है, जो हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है उसको भी नेट प्रॉफिट में से लेस करना है, बिकॉज दिस इनकम इज़ रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। क्योंकि ये जो इनकम है ये हमें कहाँ से मिली है, बिजनेस के बाहर से मिली है, इसलिए हमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को भी लेस कर देंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल की जो एवरेज प्रॉफिट होंगे उनका आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज दे रखा है 3 साल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। ठीक है, पहले साल प्रॉफिट है, दूसरे साल लॉस है, तो लॉस को लेस कर देंगे, फिर प्रॉफिट है, सारे प्रॉफिट जोड़ दो, लॉस को लेस कर दो। तो आपके प्रॉफिट्स हैं 50,000, लॉस है आपका 20,000, फिर प्रॉफिट है 10,000 का, फिर आपका प्रॉफिट है 60,000 का, और फिर प्रॉफिट है 80,000 का। सारे प्रॉफिट्स ऐड करके लॉस लेस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,80,000। ठीक है, अब ये 1,80,000 जो है ये कितने साल का, 1 2 3 4 5 साल का है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है आपके उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा 36,000, ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब जो गुडविल का फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, गुडविल है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देखो फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज, तो ये आएगा 1,08,000, ये आ गई हमारी गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, रेशियो दे रखा है 2:1 का। ठीक है, दे डिसाइडेड टू टेक सी इंटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, 1/5 हिस्से के लिए वो पार्टनरशिप फर्म में ला रहे हैं सी को। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। हमारा जो रेशो है, अब इसमें जो सी आया है वो 1/5 शेयर के लिए आया है,
और गुडविल हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स, या तो पिछले 3 साल के या 4 साल के जो भी प्रॉफिट्स हायर होंगे उनका 80% हम क्या ले लेंगे, गुडविल ले लेंगे। तो हमें 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 98, 80, 76, 120। तो हमें पहले 3 साल का निकाल के देखेंगे, एक बार 4 साल का, 3 ईयर्स का एंड 4 ईयर्स का। 3 ईयर्स में आएगा 80,000, 76,000 और 1,20,000। तो टोटल आएगा 2,76,000। ये तो हो गया 3 साल का अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और 4 साल का निकालेंगे तो आएगा 80,000 आएगा, 98,000 आएगा, सॉरी पहला आएगा 98,000, सेकंड 80,000, फिर 76,000, फिर 1,20,000। तो टोटल आपके जो प्रॉफिट्स हैं 4 साल के वो आएंगे 374,000। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों सालों का एवरेज निकाल लो, जो भी एवरेज ज़्यादा होगा उसका 80% हम क्या ले लेंगे, गुडविल। तो ये 3 साल का है, डिवाइड बाय 3। ये 4 साल का है, इसको डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास आएगा 92,000 और ये आएगा 93,500। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, 4th ईयर का, 4 साल का जो है वो ज़्यादा है। इसमें ये ध्यान रखना, लास्ट के 4 साल, हमें 4 साल दे रखा है, इसमें भी लास्ट से 3 ईयर्स लेने, शुरू के 3 ईयर मत लेना। ठीक है, अब इसका जो है आपका जो 4 ईयर वाला है 93,500, इसका हमें क्या निकाल देना, 80% जो निकाल देंगे वो हो जाएगी हमारी गुडविल। तो इसका 80% आएगा 74,800।